हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सबको पता है कि हम सीसेट पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं और उसी क्रम में अगला पेपर सेट डिस्कस करते हैं। दोस्तों देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन क्वालिफाई तो करना होता है, तो उसी के लिए प्रैक्टिस सेट्स हैं। और जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो उससे पहले भी एक बार इनको देख के जा सकते हो, आपको बेनिफिट तो होगा ही। ठीक है। और जिन लोगों ने ये पूछा था कि भाई क्या ये सफिशियंट रहेगा, तो मैं ये कहूंगा कि सफिशियंट तो हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, आपको फायदा जरूर होगा कि आप अगर इसको लगा के जाते हो आपको बेनिफिट मिलेगा। एफिशिएंट की बात अगर करूं मैं, तो आप अपनी तरफ से ही प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है और उसमें कुछ गलत नहीं है। सिर्फ इस पे ही रिलाई मत करके पेपर सेट भी अपने लगा सकते हो, लेकिन मैं इतना जरूर श्योर कर देता हूँ, जब तक लास्ट होकर आप देखते रहे तो आप क्वालिफाई जरूर कर जाओगे। ठीक है। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो भाई। परंपरागत परंपरागत संस्थाओं, पहचानों और निष्ठाओं के विघटन से दो तरफा एम्बिवेलेंट स्थितियां उत्पन्न होने की संभावना होती है। परंपरागत संस्थाओं, पहचानों और निष्ठाओं के विघटन से दो तरफा स्थितियां उत्पन्न होने की संभावना होती है। यह संभव है कि कुछ लोग परंपरागत समूहों के साथ फिर से अपनी नई पहचान बनाएं। ठीक है। जबकि अन्य लोग राजनीतिक विकास की प्रक्रियाओं से उत्पन्न होने वाले नए समूहों और प्रतीकों के साथ खुद को जोड़ लें। इसके अतिरिक्त राजनीतिक विकास की यह प्रवृत्ति होती है कि वह विविध वर्गों, जनजातियों, क्षेत्रों, कुलों, भाषाओं, धर्मों, व्यवसायों एवं अन्य समूह की समूह चेतना का पोषण करती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपयुक्त परिच्छेद की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है, आप लोगों को यही बताना है। ठीक है। तो कोशिश करते हैं, कुछ इन्फ्लुएंस निकले इससे, है ना। देखते हैं भाई, पहला क्या कह रहा है। राजनीतिक विकास एक दिशा में चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि इसमें समृद्धि और ह्रास दोनों शामिल होते हैं। देखो ध्यान से पढ़ना है। राजनीतिक विकास की प्रक्रियाओं से उत्पन्न होने वाले नए समूह और प्रतीकों के साथ खुद को जोड़कर देखें। राजनीतिक विकास की प्रवृत्ति होती है कि वह विविध वर्गों, जनजातियों, क्षेत्रों, कुलों, भाषाओं, व्यवसायों, अन्य समूह की समूह चेतना का पोषण करती है। इसका मतलब एक दिशा में चलने वाली प्रक्रिया तो नहीं, विविध चीजों को देखती है, विविध नजरिया होता है, तो इसको भी होल्ड करके रख सकते हैं। ये आंसर हो सकता है अपना, है ना। समझना बात को, ये अपना आंसर हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक विकास की जो इसने परिभाषा दी है, जो इस पैराग्राफ में बताया गया उसके अकॉर्डिंग तो यही है। अगला देख लो क्या कह रहा है। परंपरागत समाज राजनीतिक विकास के सकारात्मक पक्षों का विरोध करने में सफल होते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। अगला देखो। परंपरागत समाजों के लिए लंबे समय से बनी निष्ठाओं से मुक्त हो पाना असंभव है। नहीं, असंभव जैसी कोई बात नहीं है, यह संभव है। बाकी मैं आपको बता दूं, असंभव जैसी कोई बात ही नहीं है, संभव है हर चीज। पैराग्राफ में भी ये बात नहीं बोली गई है, आप लोग समझते रहना, है ना। परंपरागत निष्ठाओं को बनाए रखना राजनीतिक विकास में सहायक होता है। क्या ऐसी बात है क्या भाई। परंपरागत संस्थाओं, पहचानों, निष्ठाओं के विघटन से दो तरफा स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कुछ लोग परंपरागत समूहों के साथ फिर से नई पहचान बनाएं और अन्य लोग राजनीतिक विकास की प्रक्रियाओं से उत्पन्न होने वाले नए समूहों और प्रतीकों के साथ खुद को जोड़ ले। परंपरागत निष्ठाओं को बनाए रखना राजनीतिक विकास में सहायक होता है, गलत है ये बात। तो वी हैव ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट, दैट इज नंबर 1। तो आपको पहला जो ऑप्शन होगा वही करेक्ट है, उसके अलावा और कोई करेक्ट नहीं होगा भाई। आप कोशिश करिए, समझिए चीजों को। ठीक है। सिर्फ यही अपना आंसर बनेगा, इसके अलावा इनमें से कोई भी अपना आंसर नहीं बनेगा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है। इन ए क्लास ऑफ 52 स्टूडेंट्स, 52 बच्चों की क्लास है, 52 स्टूडेंट्स की क्लास है। 15 स्टूडेंट्स फेल्ड, 15 बच्चे फेल हो जाते हैं। आफ्टर रिमूविंग द नेम्स ऑफ द फेल्ड स्टूडेंट्स, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के नाम हटा देने के बाद योग्यता क्रम की एक सूची बनाई गई जिसमें रमेश का स्थान ऊपर से 22वां है। तो रमेश का स्थान कौन सा दे दिया, ऊपर से 22वां स्थान दे दिया रमेश को। ठीक है। तो नीचे से उसका स्थान कौन सा है, तो नीचे से उसका स्थान कौन सा होगा। तो देखो एक काम करते हैं,
पहले हमारे पास कितने विद्यार्थी हैं? 52 विद्यार्थी हैं। उनमें से 15 विद्यार्थियों को हमने क्या किया? निकाल दिया। तो हमारे पास कितने बचेंगे टोटल? 37 बचेंगे भाई। समझ पा रहे हो इस चीज को? 37 होंगे। हाँ कि ना बताओ जरा जल्दी सोच के सब लोग। हाँ बिल्कुल 37 बचेंगे। उसमें से कह रहा है कि ऊपर से रमेश का स्थान जो है वो 22वां है। 22वां है, ठीक है। यानी कि 21 लोग यहाँ पे आ गए ऊपर, ठीक है? उसके बाद में टोटल 37 है, तो नीचे कितने लोग होंगे? इसके 15 लोग होंगे। तो नीचे से अगर मैं स्थान काउंट करूं रमेश का, तो 15 तो है ही। खुद कौन से नंबर पे है? 16th पोजीशन पे। तो ऊपर से ये पोजीशन कौन सी है इसकी? 22nd। और नीचे से कौन सी पोजीशन है भाई? ये 16वीं। आई बात समझ में? नीचे से कौन सी पोजीशन है? 16वीं। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया? थर्ड ऑप्शन, 16th पोजीशन पे है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे? ये तो समझ में आ गया होगा ना, सिंपल ही तो है, कुछ है तो है नहीं इसमें, है ना, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। चलो भाई देखते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? यह संभावना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग बढ़ते हुए पर्यावरणीय जोखिम में पड़ जाएंगे और फलस्वरूप प्रवसन के लिए विवश हो जाएंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रवासियों की इस नई श्रेणी की पहचान अभी करनी है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत शरणार्थी शब्द का एक सुस्पष्ट अर्थ होने के कारण जलवायु के कारण होने वाले शरणार्थियों की परिभाषा और स्थिति पर कोई सर्वसम्मति नहीं है। यह बात अभी भी समझ से बाहर है कि जलवायु परिवर्तन प्रवसन के मूल कारण के रूप में कैसे कार्य करेगा। यदि जलवायु के कारण होने वाले शरणार्थियों की पहचान हो, तब भी उन्हें संरक्षण कौन प्रदान करेगा? जलवायु परिवर्तन के कारण जो अंतरराष्ट्रीय प्रवसन होता है उस पर कहीं अधिक बल दिया गया है, ठीक है। परंतु आवश्यकता है कि जलवायु प्रभावित लोगों के देशों के अंदर में हुए प्रवसन की भी पहचान की जाए ताकि उनकी समस्याओं को उचित प्रकार से दूर किया जा सके, ठीक है भाई। देखो एक बात समझ लो ध्यान से, जैसे सीरिया वगैरह, मिडिल ईस्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, वहां पे जिस तरह का माइग्रेशन चलता है, तो लोग दूसरे देशों में पहुंच जाते हैं बॉर्डर्स को क्रॉस करके। तो वो जो माइग्रेशन है वो एक मानव जनित माइग्रेशन हो रहा है, क्योंकि वहां पे इतने हालात गंभीर है ना, लोगों को रहने को नहीं है, लोगों के पास खाने को नहीं है, तो वो माइग्रेशन करने के लिए विवश है। लेकिन यहाँ पे क्या जलवायु परिवर्तन को बताया गया कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और लोग माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। जान रहे हो तुम लोग रिफ्यूजी की समस्या विश्व में इस टाइम बहुत भयंकर है, और नहीं जान रहे हो तो फिर पढ़ो इस चीज को थोड़ा सा, है ना, सभी लोग। क्योंकि इंटरनेशनल रिफ्यूजी जो वो बनाए गए रूल्स नॉर्म्स प्रोटोकॉल्स जो भी बनाए गए उनको एक बार पढ़ो ध्यान से, देखो कितनी भयावहता है विश्व के अंदर। अब अगर देखा जाए तो बांग्लादेश से भी रिफ्यूजी आ जा रहे हैं, म्यांमार से भी आ सकते हैं हमारे यहाँ पे, फिर पाकिस्तान से भी आ सकते हैं रिफ्यूज। रिफ्यूज जिनको बोलते हैं शरणार्थी, शरण शरण लेने आते हैं, मतलब परेशानियों में, उनके यहाँ परेशानी हुई और वो हमारे यहाँ शरण लेने आ गए। तो मैंने थोड़ा सा एलोबरेट किया है बस, और कुछ नहीं है। हम बस इसके हिसाब से पढ़ते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? विश्व विशाल पैमाने पर जलवायु के कारण होने वाले शरणार्थियों के प्रवसन का सामना नहीं कर पाएगा, ऐसी तो बात है ही नहीं। इसमें इस तरह का कोई पक्ष नहीं रखा गया कि हम सामना नहीं कर सकते, इस परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? जलवायु परिवर्तन को और आगे बढ़ने से रोकने के लिए हमें तरीके और साधन ढूंढने चाहिए। ये बात भी नहीं है, पढ़ लो एक बार ढंग से। जलवायु परिवर्तन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई बात नहीं की गई इसमें। भविष्य में जलवायु परिवर्तन लोगों के प्रवसन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण होगा, ये भी नहीं है, ये भी कारण नहीं है, बस ये कारण है एक, इतना महत्वपूर्ण कारण नहीं है कि ये इसी एक कारण कुछ होगा। तो एकमात्र ऑप्शन बचा वो मजबूरी है उसकी सही होना, और वो सही बैठेगा भी, देखो तुम लगा के, जो कि कह रहा है जलवायु परिवर्तन और प्रवसन के बीच संबंध अभी भी सही रूप से समझा नहीं गया, और इसी के ऊपर डिस्कशन चल रहा था पूरे पैराग्राफ में। समझ में आई बात? इस तरीके से हम इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम अपने आंसर को मार्क कर सकते हैं इजीली। समझ में आ रही है बातें सबको? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। क्या कह रहा है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे?
भिन्न ऊंचाइयों के 3 खंभे एक्स वाई और जेड हैं। ठीक है, 3 खंभे दे रखे हैं एक्स वाई और जेड। 3 मकड़ियां ए बी और सी क्रमशः इन खंभों पर एक ही समय पर चढ़ना शुरू करती हैं। एक प्रयास में ए एक्स पर 6 सेंटीमीटर चढ़ती है किंतु 1 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाती है। बी वाई पर 7 सेंटीमीटर चढ़ती है किंतु 3 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाती है। सी जेड पर 6.5 सेंटीमीटर चढ़ती है किंतु 2 सेंटीमीटर खिसक जाती है। उनमें से प्रत्येक मकड़ी को खंबे के शीर्ष तक पहुंचने के लिए 40 प्रयास करने पड़ते हैं। तो सबसे छोटे खंबे की ऊंचाई क्या होगी? देखो, सबसे छोटा खंबा कौन सा होगा? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये है कि सबसे छोटा खंबा कौन सा होगा। 3 मकड़ी है हमारे पास और 3 खंबे बन रहे हुए हैं। अब एक मकड़ी ए जो वो चढ़ती है, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर तुमको समझा दूं, जैसे ये खंबा है। अब मकड़ी ए की बात मैं करूं, एक्स है ये खंबा, यहां से ए चढ़ेगा और ये खंबा वाई मान लो, यहां से बी को चढ़ना है और ये खंबा जेड है। ठीक है, ये मैं आपको बस एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना बस, है ना। सबसे छोटी ऊंचाई कौन सी हो सकती है जो सबसे छोटा चढ़ पाएगी? पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए दिमाग में कि सबसे छोटी ऊंचाई पर कौन सी मकड़ी पहुंचेगी जो सबसे कम चढ़ सकती है अपनी छलांग में। सबसे कम कौन चढ़ेगी? देखो, ए पहली बार में कितना चढ़ जाती है? ए चढ़ती है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर ये चढ़ती है, लेकिन साथ ही 1 सेंटीमीटर फिसल आती है। तो अगर मैं देखूं इसका ओवरऑल, ये इतना चढ़ पाई 1 सेंटीमीटर, यानी कितना चढ़ पाई? 5 सेंटीमीटर। तो ए एक बार में कितना चढ़ पा रही है? 5 सेंटीमीटर चढ़ पा रही है। बी को देखो, बी कितना चढ़ेगी? बी वाई पर 7 सेंटीमीटर चढ़ती है। अगर मान लो 7 चढ़ी, 7 सेंटीमीटर चढ़ गई, ठीक है, और 3 सेंटीमीटर फिसल गई, 3 सेंटीमीटर फिसल गई, तो अब मैं क्या कह सकता हूं? कितनी हाइट है भाई ये? भाई 7 में से 3 निकालो, कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। तो ये एक एक बार में कितना चढ़ पाएगी? 4 सेंटीमीटर चढ़ पाएगी। तीसरी कौन सी है? तीसरी वाली चेक करो जरा एक बार फिर से। ये चढ़ रही है सी जेड पर 6.5, तो 6.5 चढ़ेगी ये, ठीक है, और फिसलेगी कितना? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर फिसल आएगी। तो अगर मैं इसको चेक करके देखूं तो ये 4.5 सेंटीमीटर चढ़ेगी। तो इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तुम्हारे लिए है नहीं काम के, क्योंकि एक बार की छलांग में ए तो चढ़ जा रही है 5 सेंटीमीटर और सी चढ़ जा रही है 4.5 सेंटीमीटर, तो ये तो ज्यादा चढ़ेंगी ना। तो ये जिस खंबे पर चढ़ेंगी तो वो खंबा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 40 प्रयास मिल रहे हैं। यानी कि हमें सबसे छोटा खंबा अगर निकालना है तो बी को चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब तुम कहोगे कि 40 प्रयास है भाई, 40 प्रयास है 4 सेंटीमीटर के हिसाब से, फिर तो 160 सेंटीमीटर आना चाहिए आंसर, लेकिन 160 सेंटीमीटर तो उत्तर ही नहीं है। तो अब मैं तुम्हारा ये कंफ्यूजन दूर करूंगा बस कि ये आता कैसे है उत्तर, है ना। समझना ध्यान से। देखो, जब ये 39 प्रयास कर चुकी होगी, कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से, जब ये 39 प्रयास कर चुकी होगी तो 39 में 4 सेंटीमीटर के हिसाब से कितना चढ़ चुकी होगी? 4 में 36, यानी कि 156 सेंटीमीटर। जब मकड़ी बी 39 प्रयास कर चुकी होगी, 39 एफर्ट्स डाल चुकी होगी, तो ये 156 सेंटीमीटर चढ़ जाएगी। अब ध्यान से सुनो, जब ये लास्ट स्टेप लेगी, कौन सा? 40वां, तो ये कितना चढ़ेगी? 7 सेंटीमीटर। कितना चढ़ेगी? 7। फिर ये नीचे नहीं आएगी क्योंकि खंबे के टॉप पे पहुंच जाएगी ये। जैसे टॉप पे पहुंचेगी फिर फिसलेगी नहीं। समझे अब बात को? यानी कि जब 40वां स्टेप ये लेगी 40th, तो ये कितनी चढ़ जाएगी? 7 सेंटीमीटर चढ़ जाएगी। कितनी चढ़ जाएगी? 7 चढ़ जाएगी। तो 156 ऑलरेडी थी और 7 और चढ़ गई, तो कितना आ जाएगा भाई आंसर? 163 सेंटीमीटर। तो वो जो सबसे छोटा खंबा होगा उसकी ऊंचाई कितनी निकल के आई यहां से? 163 सेंटीमीटर। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस का। ठीक है, पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। एक बार रिपीट करके भी देख सकते हो, आपको बहुत बड़ी बात नहीं है, आप एक दो बार रिपीट करके भी देख सकते हो जो बताया कॉन्सेप्ट मैंने इसको, है ना। क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो, मकड़ी के चढ़ने वाले क्वेश्चन इसी तरीके से होते हैं अगर पूछे जाए तो हमसे, है ना। बाकी इनमें ज्यादा वो मत लेना आप टेंशन, एक दो बार रिपीट कर करके देख लेना। क्या कह रहा है भाई? जो व्यक्ति निरंतर इस हिचकिचाहट में रहता है, निरंतर इस हिचकिचाहट में रहता है कि दो चीजों में से किसे पहले करे, वह दोनों में से कोई भी नहीं करेगा। जो व्यक्ति संकल्प करता है,
लेकिन उसकी काट में किसी मित्र द्वारा दिए गए पहले सुझाव पर ही अपने संकल्प को बदल देता है, जो कभी एक राय कभी दूसरी राय के बीच आगा पीछा करता रहता है और एक योजना से दूसरी योजना तक रुख बदलता रहता है। वह किसी भी चीज को कभी पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, वह किसी भी चीज को कभी पूरा नहीं कर सकता जो एक बार में चेंज कर दे अपना डिसीजन। वह किसी भी चीज को कभी पूरा नहीं कर सकता, ज्यादा से ज्यादा वह बस ठहरा रहेगा और संभवतः सभी चीजों में पीछे हटता रहेगा। जो व्यक्ति पहले विवेक पूर्वक परामर्श करता है, फिर दृढ़ संकल्प करता है, डिटर्मिनेशन जिसके पास होती है, क्योंकि हम सिविल सर्वेंट सर्विस एस्पायरेंट्स को चाहिए डिटर्मिनेशन। हमारी बात हो रही है ये पैराग्राफ में, समझ लेना, हम सबकी बात है ये। ठीक है, जो व्यक्ति पहले विवेक पूर्वक परामर्श करता है, फिर दृढ़ संकल्प करता है और कमजोर मनोवृत्ति को भयभीत करने वाली तुच्छ कठिनाइयों से निर्भीक बने रहकर अटल दृढ़ता से अपने उद्देश्यों को पूरा करता है, केवल वही व्यक्ति किसी भी दिशा में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ सकता है। दिस पैराग्राफ इज डेडिकेटेड टू यू ऑल। लास्ट वाली लाइन जो है वो तुम्हारे लिए है, सबके लिए यार। बहुत अच्छी बात कही है इसने, है ना, क्योंकि हम लोगों को रास्ते से भटकाने वाले बड़े लोग होते हैं। जब मैं आप में से एक हूं, मैं आपको आपकी बात बता रहा हूं जो मेरे साथ भी हो चुका है। अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो इतनी प्रॉब्लम हमारे घर वालों को नहीं होती है जितनी प्रॉब्लम हमारे नेबरहुड में होती है, यानी कि पड़ोसियों को जितनी प्रॉब्लम होती है। ये सच बात है। वो एक स्टेटस सिंबल टाइप की चीज जो चिपका दी जाती है ना, उससे थोड़ा बचना है। बहुत जल्दी अपना मोरल डाउन नहीं करना हम लोगों को, या जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सभी एग्जाम्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जब वो किसी भी तरह के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप इस क्षेत्र में एक बार घुस गए हो अंदर, देखो आई एम रियली वेरी सॉरी दैट आई एम टेकिंग योर टाइम, बस थोड़ा डिस्कशन कर रहा हूँ, 2 मिनट का 4 मिनट का। अगर आप एक बार डिटर्मिनेशन के साथ घुस गए हो इस क्षेत्र के अंदर जहां पे आपको दृढ़ता है कि आप मुझे सिविल सर्विसेज वाला एग्जाम जो है क्रैक करना है, क्योंकि यहाँ पे ना ये मानसिकता बड़ा पार्ट प्ले करती है। आपकी मनोवृत्ति बड़ी इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे, साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं। हमारी साइकोलॉजी किसी भी डायरेक्शन में डाइवर्ट होती रहती है, जो हमें फोकस्ड रखनी है। सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको अपना व्यक्तित्व उसी तरीके से ढाल लेना है। एक तो आपको धीर गंभीर बने रहना है, दूसरी चीज बहुत जल्दी हाइपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, छोटी छोटी चीजों की तरफ बहुत जल्दी नहीं भागना चाहिए। दूरगामी परिणाम तुम्हारे सामने है। तो आपको अगर इतने बड़े अचीवमेंट्स चाहिए, इतनी बड़ी चीजें चाहिए अपने लाइफ में, तो पेशेंस चाहिए, तैयारी चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि ये पैराग्राफ आप सभी को डेडिकेटेड है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखो क्या कह रहा है, हमें पहले विवेकपूर्ण परामर्श करना चाहिए, फिर दृढ़ संकल्प करना चाहिए। पहली बात, क्या यही बात डिस्कस की है हमने अभी? क्या यही बात डिस्कस की है हमने अभी? बिल्कुल यही बात डिस्कस की है, यही आंसर होना चाहिए इसका। देख लेना, हमें मित्रों को सुझाव को निकाल देना चाहिए और बिना बदले अपनी राय पर कायम रहना चाहिए। मूल भाव पूछा है, इसका मूल भाव क्या है, समझ रहे हो ना? ये नहीं है इसका मूल भाव। हमें विचार में सदैव उदार रहना चाहिए, ये भी मूल भाव नहीं है इसका। हमें सदैव कृत संकल्प उपलब्ध विमुख होना चाहिए ना, पहला ही है, सिर्फ और सिर्फ एक ही है, हमें पहले विवेकपूर्ण परामर्श करना चाहिए और फिर दृढ़ संकल्प करना चाहिए। इसी चीज के बारे में डिस्कशन था ये पूरा का पूरा, क्योंकि मैंने भी आपके साथ थोड़ा सा टाइम आपका ले लिया, बहुत जरूरी था। ठीक है, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखो भाई क्या कह रहा है, आर्कटिक महासागर में ग्रीष्म ऋतु के दौरान, आर्कटिक महासागर में ग्रीष्म ऋतु के दौरान समुद्री बर्फ अपेक्षाकृत अधिक पहले और तेजी से पिघल रही है। ठीक है, और शीत ऋतु की बर्फ के बनने में अधिक देरी लग रही है। ओके, पिछले 3 दशकों में ग्रीष्म ऋतु की बर्फ का परिणाम लगभग 30% तक घट गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 30% घट गया, देख रहे हो तुम? ग्रीष्म गलन की अवधि के लंबे हो जाने से संपूर्ण आर्कटिक खाद्य जाल के, जिसमें ध्रुवीय भालू शीर्ष पर हैं, छिन्न भिन्न हो जाने का संकट सामने आ गया है भाई। ठीक है, ये ग्लोबलाइजेशन, ये ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर था पूरा, है ना। तो देखते हैं क्या क्या इन्फ्लुएंसेस निकलवाने। सर्वाधिक निर्णायक संदेश क्या व्यक्त किया जा रहा है इसमें? ठीक है, सर्वाधिक निर्णायक संदेश क्या होगा?
जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक ग्रीष्म ऋतु अल्पावधि की परंतु उच्च तापमान वाली हो गई है, ऐसा कुछ बात डिस्कस नहीं हुई है इसमें। ध्रुवीय भालुओं के बारे में बात जरूर हुई है, देखते हैं। ध्रुवीय भालुओं की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें दक्षिणी ध्रुव में स्थानांतरित किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। ऐसे कैसे माइग्रेशन की बात कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है, ये भी डिस्कशन इसमें नहीं हुआ है। ध्रुवीय भालुओं के ना होने से आर्कटिक क्षेत्र की खाद्य श्रृंखलाएं लुप्त हो जाएंगी, ऐसा भी नहीं है, ये तो एक अंग है उसका। जलवायु परिवर्तन से ध्रुवीय भालू की उत्तरजीविता के लिए संकट उत्पन्न हो गया है, बस यही एक बात की गई है जो कि हमने पकड़ ली। लास्ट लाइन क्या थी, यही तो थी। अब तुम देख लो किस तरीके से आपको एलिमिनेट करना है ऑप्शंस को, यही तरीका है आपके ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का। ऑप्शन एलिमिनेट करो, आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा आंखों पे, ठीक है। बढ़े फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्या कह रहा है, एक्स दल का कोई भी समर्थक जो जेड को जानता था और उसके अभियान की रणनीति का समर्थन करता था, वाई दल के साथ गठबंधन को तैयार नहीं था, किंतु उनमें से कुछ के वाई दल में मित्र जरूर थे। ठीक है भाई, उनके कुछ वाई दल में मित्र जरूर थे, ये बात समझ में, उनके कुछ वाई दल में मित्र जरूर थे। दोबारा पढ़ लो एक बार, एक्स दल का कोई भी समर्थक जो जेड को जानता था, एक्स दल का कोई भी समर्थक जो जेड को जानता था, के अभियान की रणनीति का समर्थन करता था, वाई दल के साथ गठबंधन के लिए तैयार नहीं था, किंतु उनमें से कुछ के वाई दल में मित्र थे, उनके कुछ के वाई दल में क्या थे, मित्र थे। ओके, अब पढ़ लो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य होना चाहिए कंप्लीटली। वाई दल के कुछ समर्थक एक्स दल के साथ गठबंधन के लिए सहमत नहीं हुए, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, वाई दल का कम से कम एक समर्थक ऐसा है जो एक्स दल के किसी समर्थक को मित्र के रूप में जानता था, बिल्कुल सही बात है, उनमें से कुछ के वाई दल में मित्र थे, ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है इसमें। आगे भी देख लो, वैसे वैसे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया वैसे, है ना, सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। ये भी देख लेते हैं आगे पॉइंट्स क्या कह रहा है। एक्स दल के किसी समर्थक ने जेड के अभियान की रणनीति का समर्थन नहीं किया, ऐसा नहीं है, सत्य होना चाहिए, समर्थन किया है भाई उन्होंने, समर्थन करते हैं वो, नहीं वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। एक्स दल का कोई भी समर्थक जेड को नहीं जानता, ये तो सरासर गलत है, सरासर गलत बात है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पर बेस्ड है भाई, एक बार फिर पढ़ लो। एक्स दल का कोई भी समर्थक जो जेड को जानता था और उसके अभियान की रणनीति का समर्थन करता था, वाई दल के साथ गठबंधन के लिए तैयार नहीं था, किंतु उनमें से कुछ के वाई दल में मित्र थे, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक्स दल के कुछ समर्थक जेड को जानते थे, एक्स दल के कुछ समर्थक जेड को जानते थे, बिल्कुल करेक्ट बात है भाई। एक्स दल के कुछ समर्थक, एक्स दल के कुछ समर्थक जो जेड के अभियान की रणनीति के विरोधी थे, जेड को जानते थे, अरे ये तो बिल्कुल सरासर गलत बात है। एक्स दल के किसी समर्थक ने जेड के अभियान की रणनीति का समर्थन नहीं किया, ऐसा नहीं, एक्स दल का कोई भी समर्थक जो जेड को जानता था उसके अभियान की रणनीति का समर्थन करता था, सीधा सीधा लिखा हुआ है यहाँ पे, करता था, नहीं वाली बात नहीं है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही नहीं है, अच्छा गलत बताना है, रॉन्ग कौन से हैं, देख रहे हो, इनमें से रॉन्ग कौन से हैं, गलत कौन से हैं, तो गलत कौन से हैं भाई, 2 और 3 गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया ना, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यानी कि हमसे ये पूछा कौन से गलत नहीं है और कौन से सही नहीं है, ठीक है। चलो भाई ठीक है, आज थोड़ा सा सेशन को मैंने नहीं रखा है क्योंकि इसमें मैंने मैथ्स वाले क्वेश्चंस को आज इंक्लूड नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ्स वगैरह डिस्कस करने के बारे में सोचा था इस सेशन में। बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं सर पैराग्राफ कम, अब मैं मुझे लगता है पैराग्राफ में ज्यादा डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी पूरा सपोर्ट दिखाइए अपना, है ना भाई। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, है ना।